हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोगों को साइक्लोट्रॉन के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। तो इसको दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लॉरेंस और एक का नाम था लिविंगस्टोन। उन्होंने 1931 में यानी कि 1931 में उन्होंने इस साइक्लोट्रॉन की खोज की। तो आखिर होता कैसा है ये साइक्लोट्रॉन? तो सबसे पहले आप यहां पर ध्यान देंगे, सबसे पहले इसके अंदर जो होता है दो डी होता है। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा पहला डी, ठीक है, ये पहला डी हो गया। और ये हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा डी। तो यहाँ पर दो डी होते हैं, समझ में आ गया। और ये इसको हम लोग पहले डी को बोलेंगे D1, दूसरे डी को बोलेंगे हम लोग D2। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर दो डी होते हैं, D1 होते हैं और D2 होते हैं। सबसे पहले देखिए, करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ये एक नॉर्थ पोल, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्थ पोल इधर रख देंगे और साउथ पोल बोर्ड के प्लेन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। और इन दोनों के बीच में इन दोनों डी को, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हो गया हमारा साउथ पोल हो गया, ठीक है। और दोनों के बीच में ये दोनों डी होगा, समझ में आ गया। अब ये बीच में डी हो गया, दोनों डी। अब दोनों डी हो गया तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ जो होता है वो साउथ पोल की होता है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंदर की तरफ होगा, समझ में आ गया। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया अंदर की तरफ, कुछ नहीं किया, इधर रखा। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। और इन दोनों के बीच में ये दोनों डी इधर, ये दोनों डी बीच बीच गोल में ऐसे। और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र है, जिसको हम लोग बी कहेंगे। ये डी पर क्या है, लंबवत है, समझ में आ गया। ये डी पर लंबवत है। इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको एक धनावेशित कण को रखना होता है, समझ में आ गया। एक धनावेशित कण आपको लेना है। अब ये धनावेशित कण जो होता है, और फिर हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक क्या है, एसी स्रोत है, समझ में आ गया। यहाँ पर उच्च आवृत्ति वाला एसी स्रोत है। तो ये एसी स्रोत है और इसका आवृत्ति क्या है, उच्च। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उच्च आवृत्ति वाला, उच्च आवृत्ति वाला एसी स्रोत। ठीक है, यहां पर हम लोग ले लेते हैं, हम लोगों ने उच्च आवृत्ति वाला एसी स्रोत को ले लिया हुआ है। तो ये उच्च आवृत्ति वाला एसी स्रोत क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा, वैद्युत विभव में अंतर करेगा। मतलब कभी इसका वैद्युत विभव ज्यादा कर देगा और इसका वैद्युत विभव कम कर देगा। फिर क्या होगा, कभी इसका वैद्युत विभव ज्यादा कर देगा, कभी इसका वैद्युत विभव कम कर देगा। ठीक, समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये वैद्युत विभव में अंतर को करेगा, ठीक है। कभी इसको ज्यादा उच्च विभव बना देगा, इसको निम्न विभव, और कभी इस वाले डी को निम्न विभव बना देगा और इस वाले डी को उच्च विभव बना देगा। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर दो दो क्षेत्र काम करेंगे। यहाँ पर दो क्षेत्र है। सबसे पहले यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र तो है ही है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और क्षेत्र है जिसको हम लोग बोलेंगे, इस उच्च आवृत्ति वाले एसी स्रोत की वजह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा। तो दोनों क्षेत्र आपके पास हैं। तो आखिर ये दोनों क्षेत्र करेंगे क्या, उसको ध्यान से समझिएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो वेग के क्या होगा, वेग जो होगा इसी डी के अंदर होगा, तो वेग के क्या होगा, लंबवत होगा। समझ में आ गया। तो वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, धनावेशित, केवल इसमें धनावेशित कण ही हो सकते हैं। तो धनावेशित कण को क्या करेगा, यहां पर ध्यान से समझना होगा। वो धनावेशित कण को गोल गोल घुमाएगा, समझ में आ गया, गोल गोल घुमाएगा और फिर गोल गोल घुमाएगा। लेकिन क्या वो धनावेशित जो हमारा कण है, उस कण का क्या वो गति को परिवर्तित कर सकता है क्या? तो जवाब है कि नहीं, वो धनावेशित कण के गति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। चुंबकीय क्षेत्र केवल और केवल वेग को परिवर्तित करता है, केवल और केवल जो डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, ठीक है, समझ में, जिस दिशा में जो कण गति कर रहा है
उसके दिशा को बदलेगा, उसके गति में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है चुंबकीय क्षेत्र के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, उसको बिल्कुल गोल गोल वृत्त में उसे घुमाएगा। ठीक, समझ में आ गया। लेकिन जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, उसको गति देगा। समझ में आ गया। जैसे मान लेते हैं कि ये धनावेशित कण है, तो धनावेशित जो कण है वो क्या होगा, उच्च विभव से, जैसे मान लेते हैं कि ये धनावेशित कण है, ये Q है, तो यहाँ पर विभव ज्यादा होगा, यहाँ पर विभव कम होगा। यहाँ पर यदि धनावेशित कण ले लेते हैं, ठीक है, Q1, तो ये उच्च विभव से, यहाँ पर विभव ज्यादा है, ठीक है, VA ज्यादा होगा किससे, VB से, तो उच्च विभव से वो कहाँ लेके जाएगा, निम्न विभव की तरफ लेके जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ इसका विभव क्या है, धनात्मक है, इसका विभव क्या है, ऋणात्मक है। तो ये क्या करेगा, ये उच्च विभव से इसको कहाँ लेके गया, निम्न विभव में। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये निम्न विभव में है। ठीक है, समझ में आ गया, निम्न विभव में है और ये क्या है, उच्च विभव में। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये उच्च विभव से ये कहाँ लेके जाएगा, निम्न विभव में। लेकिन तब तक होगा क्या कि जब ये यहां पर आएगा, D2 से D1 में आएगा, तब तक ये क्या है, उच्च आवृत्ति वाला स्रोत, इसका जो कितना वोल्ट का होता है, 10 के पावर 4 वोल्ट का होता है, बहुत उच्च आवृत्ति वाला ये स्रोत है। तो तब तक जैसे ये D2 से D1 में आएगा, तब तक होगा क्या कि ये हो जाएगा हमारा उच्च विभव और ये हो जाएगा हमारा निम्न विभव। तो फिर ये क्या करेगा, D1 से फिर वो जाएगा किसमें, D2 में, उच्च विभव से, क्योंकि ये धनावेशित कण है तो उच्च विभव से निम्न विभव में जाएगा। ठीक, समझ। जैसे ही ये D1 से फिर ये D2 में जाएगा, तो D2 में जाएगा, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, D2 में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये जो आवृत्ति, उच्च आवृत्ति वाला एसी स्रोत है वो बदल जाएगा, इसको फिर ये धनावेशित कर देगा और इसको ऋणावेशित कर देगा। मतलब जहां पर ये धनावेशित कण जाएगा वो उच्च विभव का होगा और दूसरा क्या होगा, निम्न विभव का होगा। ठीक है, फिर यहां से गोल गोल घूमेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये यहां से फिर ऐसे गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये धनावेशित से ये ऋणावेशित में गया, फिर यदि यहां पर आएगा तो ये आवृत्ति को कुछ इस प्रकार से सेट किया गया है कि धनावेशित कण जो है हमेशा उच्च विभव में रहे ताकि वो निम्न विभव की तरफ दौड़ता रहे। इस क्रम में क्या होगा कि इस कण का गति जो है वो बदलते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसका गति जो है वो दोनों डी के मतलब इसका जो वृत्त का जो आकार है, ठीक है, वो बढ़ते बढ़ते वो डी के आकार के बराबर हो जाएगा और फिर यहाँ से ये निकल जाएगा और ये फिर टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा। समझ में आ रहा। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा कि यही यहाँ पर काम होता है। ठीक है, तो डी को, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक धनावेशित कण को बहुत ज्यादा गति दे दिया बहुत ही कम दूरी के अंदर, क्योंकि गोल गोल चक्कर काट रहा है तो बहुत ही कम दूरी के अंदर एक धनावेशित जो कण है उसको बहुत ज्यादा गति में दे दिया और ये जाकर गति से स्ट्राइक करेगा, अपने टारगेट को हिट करेगा, मारेगा। और यही इसका काम है, यही काम है साइक्लोट्रॉन का। समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहला ये चीजें है कि इसका सबसे पहले इसमें क्या 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 चीजें होती हैं कंस्ट्रक्शन में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या इसके पास होती है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे ये बना हुआ होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसमें 2 डी होती है, इसमें D1 और D2 होता है। D1 तथा D2 अर्धवृत्त के रूप में होता है, अर्धवृत्त के रूप में होता है, अर्धवृत्त के रूप में होता है। ये सबसे पहला है, रूप में होता है, ये समझना होगा, होता है। उच्च आवृत्ति वाला एसी, इसमें उच्च आवृत्ति वाला एसी स्रोत भी होता है। उच्च आवृत्ति वाला
उच्च आवृत्ति वाला एसी स्रोत भी होता है। एसी स्रोत भी एसी स्रोत भी होता है जो 10 का घात 4 वोल्ट का होता है। वोल्ट का होता है ये 10 का घात 4 वोल्ट का होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, ये आपका एसी स्रोत हो गया, 10 का 4 पावर 4 वोल्ट का होता है। चुंबक के वजह से चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र होता है तथा यहां पर हम लोग देख सकते हैं, तथा इसमें आप देख सकते हैं उच्च आवृत्ति एसी स्रोत के कारण क्या होता है हमारा? एसी स्रोत के कारण हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र होता है। समझ में आ गया? वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर दो क्षेत्र होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र। दोनों क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। इसमें जो कण यूज होता है, इसमें केवल धनावेशित कण का इस्तेमाल, धनावेशित कण होता है। बस इसमें क्या होता है? धनावेशित कण होता है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। इसी प्रकार से इसमें कंस्ट्रक्शन में हम लोग ये लिख देंगे। फिर कंस्ट्रक्शन के बाद जो हमारा चीज समझने वाला होता है वो होता है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, समझ में आ गया किस प्रिंसिपल पर कैसे ये कार्य करता है। उसके बाद आपको ध्यान समझना होगा इसका कार्य प्रणाली, वर्किंग। ठीक है, ये कार्य कैसे करता है, कार्य प्रणाली। तो होता कैसे है ये बात आपको मालूम है ही। इसका जो कार्य प्रणाली होता है यानी कि जो वर्किंग होता है उसको हम लोग समझते हैं। वो क्या रहा है कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के वजह से जो धनावेशित कण है उसका गति बढ़ रहा है। समझ में आ गया? तो हम लोग लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण वस्तु का, धनावेशित कण का, धनावेशित जो हमारा कण है, धनावेशित कण का गति बढ़ रहा है, तथा चुंबकीय क्षेत्र के कारण, कण जो है हमारा कहा जा रहा है, कण वृत्तीय पथ पर जा रहा है। वृत्ताकार पथ पर जा रहा है। ठीक, धनावेशित
वेशित कण हमेशा हमेशा कहाँ रखा गया उसको, हमेशा उच्च विभव में है, उच्च विभव में है, वो हमेशा उच्च विभव में है। और वह कहाँ जा रहा है, और वह निम्न विभव की तरफ जा रहा है, निम्न विभव की ओर जा रहा है, की ओर जा रहा है। यही हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ये बात आपको समझना होगा। तो इसी प्रकार से एक समय ऐसा आएगा कि अब ये डी से बाहर निकलने वाला होगा, तो निकलेगा और फिर अपने टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा। ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझनी थी। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ और टर्म के बारे में समझते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए यहां पर जो कण है, तो उस कण के ऊपर यदि हम लोग आवेश Q ले लेते हैं और कण का जो द्रव्यमान है वो कुछ द्रव्यमान हम लोग M ले लेते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि आखिर कण की त्रिज्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या, जो ये वृत्त में जा रहा है उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या। तो हम लोग कैसे निकालेंगे त्रिज्या। देखिए कोई भी चीज यदि वृत्त में जा रहा है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या हमारा टॉपिक है, तो हम लोग लिखेंगे धनावेशित कण के ऊपर आवेश, धनावेशित कण, कण का आवेश कितना है, धनावेशित कण का आवेश प्लस Q है, और इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान स्मॉल m है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर ये क्योंकि ये वृत्त में जा रहा है तो इस पर एक अभिकेंद्रीय बल लगेगा। तो वो अभिकेंद्रीय बल कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। अभिकेंद्रीय बल, जो हमारा अभिकेंद्रीय बल होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभिकेंद्रीय बल कितना होगा उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो ये देखिए अभिकेंद्रीय बल, इसका सूत्र क्या होता है, हम लोगों को मालूम है कि जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो हमारा F होता है, और हम उसे कैसे निकल सकते हैं, जो कण का जो द्रव्यमान है वो M, ठीक है, V जो कण का गति है V का वर्ग कर देते हैं बाई R, mv²/r हम लोग कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा अभिकेंद्रीय बल हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अभिकेंद्रीय बल हो गया, और क्योंकि यहाँ पर ये कण है, कण गति में और ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है, तो अभिकेंद्रीय बल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं QVB। ठीक है, क्योंकि कण के पास आवेश है, कण के पास गति है Q गुने V, और कण किसमें रखा गया है, कण रखा गया है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में। तो QVB और साइन, यहाँ पर साइन कितना, कोण कितना बनेगा, क्योंकि कण के वेग में और चुंबकीय क्षेत्र में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री के बराबर बनेगा। तो यहाँ पर जो कोण बना हुआ है वो साइन 90 डिग्री बन गया है। समझ में आ गया। तो आइए आप लोग यहाँ पर देखते हैं, क्या देखेंगे, mv²/r, ये कितना है, QVB, साइन 90 का मान होता है 1। तो यहाँ पर V से भी ये कट गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे mv=QBr। तो हमको त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, mv/QB। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या, यानी कण जिस वृत्त में जा रहा है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, mv/QB।
तो देखिए यहाँ पर Q का मान तो नहीं बदल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी नहीं बदल रहा है, यहाँ पर वस्तु का कण भी नहीं वस्तु का कण का जो द्रव्यमान है उसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के कारण जो हमारा कण है उसका गति जो है वो बढ़ रहा है। तो जिसके वजह से भी बढ़ने के वजह से इसका जो त्रिज्या है पहले छोटे त्रिज्या में जा रहा है, छोटा इसका त्रिज्या, फिर धीरे धीरे ये बड़े वृत्त में जा रहा है, जिसके वजह से इसकी त्रिज्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर त्रिज्या क्यों बढ़ी? क्योंकि यहाँ पर गति जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? जिसकी वजह से इसकी त्रिज्या बढ़ रही है। तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो गई हमारी स्मॉल आर। ठीक है, तो त्रिज्या का यदि कोई सूत्र पूछेगा तो ये आपका त्रिज्या का सूत्र होगा mv बटा qb। ठीक, समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये हमारा त्रिज्या हो गया।